नमस्कार दोस्तों। आज हम वेंडर ऑफ स्वीट्स का चैप्टर नंबर 6 को डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए। चचेरे भाई ने आजकल जगन से उसके बेटे के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसको बड़ी ही हिचकिचाहट महसूस होती थी इस बात को करने पे, लेकिन वो इस सिद्धांत पर भी जारी रखना चाहता था कि आखिर बात तो करनी ही चाहिए। उन्होंने कहा, क्या आपने सुना है कि बाज़ार में झगड़ा हुआ? गुड़ व्यापारी हमेशा की तरह स्टॉक कर रहे हैं। इस पर जगन बैठ गया सीट पर और उसने क्या कहा कि जो हॉल में खुशबू आ रही थी, अंदर किचन में जो काम चल रहा था उससे घी की खुशबू आ रही थी, और बोलता है कि हमारे व्यापारी बिल्कुल हृदय विहीन हो गए हैं। आप बस इंतज़ार करो और देखो कि आखिर इन चावल व्यापारियों का क्या होगा। ये तो आग के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तक जब कोई लाभ कमाना चाहता था तो उसे सेवा की भावनाएं भी रखनी चाहिए। मैंने तो यहाँ चीनी के संकट आ रहा है, चीनी के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके मैंने मिठाई की कीमत नहीं बढ़ाई है। ओह, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जगन। चचेरे भाई ने चापलूसी करते हुए अपने बालों को हल्के से सहलाया। चापलूसी करना उसके जीवन का बिल्कुल मान्य व्यवसाय था। यहाँ तक कि जब वो किसी का मजाक उड़ाता या किसी की निंदा करता तो भी लोगों को ऐसा लगता है ये तो चापलूसी कर रहा है, और वो लोग उसका बुरा नहीं मानते थे। जगन ने पूछा, और कि भाई बुरा नहीं मानते थे? तो इस पर चचेरा भाई ये कहता है कि अगर तुम बेवकूफ़ नहीं होते, तुम बेशर्म नहीं होते, तो तुम्हारे कई सारे घर होते। तो जगन ने कहा, क्या कहा जगन ने, कि भाई कोई भी आदमी इतने सारे घरों का आखिर करेगा क्या? क्या करेगा बताओ? रहेगा तो एक में ही। एक तमिल श्लोक का उसने हवाला दिया जिसमें कहा गया कि भले ही आपके दिमाग में 80 लाख विचार घूम रहे हों, लेकिन आप उन्हें पहन नहीं सकते। एक इंसान को कितना कपड़ा चाहिए? केवल 4 गज कपड़ा चाहिए, और 1 गिलास से अधिक चावल वो खा नहीं सकता। इतना ही वो चावल खा सकता है। कितना मेजरमेंट दे रखा है उसमें, 1 गिलास वगैरह। उसने उपहास किया और चचेरे भाई ने खुशी से तंबाकू का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। और वो इसलिए कह रहा था कि भाई इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुमको जीवन में फलने फूलने की कला नहीं आती है, फिर भी धन की देवी ने तुम्हारा फेवर किया है। भाई तुम्हारा धन की देवी ने साथ दिया, इतना अच्छा धंधा तुमको दिया है। जगन खुशी से हंसा और महसूस करते हुए कहा कि अब दूसरों को माली के बारे में थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए। उसने कहा कि आज सुबह मैं देर से आया। क्यों? क्योंकि माली मुझसे अपनी योजनाओं पर चर्चा करना चाहता था, और उसे अपने बेटे के बारे में इतनी ठोस बात बताने पर उसको बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था। किसको? जगन को। चचेरा भाई भी बिल्कुल सतर्क हो गया। क्या हो गया? अटेंटिवली बिल्कुल सतर्क हो गया और ध्यान से बैठ गया ताकि कोई शब्द छूट ना जाए। घोषणा के बाद जगन चुप हो गया और चचेरे भाई ने क्षणिक अंतराल को भरते हुए कहा, मैंने आज सुबह उसको किस पर देखा था? स्कूटर पर देखा था। हैज़ ही बॉट वन? क्या वो कोई नया स्कूटर खरीद कर लेकर आया है क्या? मैंने सुना है यह उसके मित्र का है जिसके पास ये वाहन है। तो वो पूछता है, जगन भाई कौन सा दोस्त है वो? तो चचेरे भाई ने अनुमान लगाया कि स्कूटर सवार लड़कों में से एक तो केरोसिन एजेंट का बेटा है। किसका बेटा है? केरोसिन एजेंट का बेटा है एक तो। दूसरा किसका है? वो जो पंजाब से फैक्ट्री लगाने आया वो व्यक्ति है, दूसरा उसका बेटा है। और तीसरा वो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसका भतीजा है। और वो जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो भतीजा है वो किस में काम करता है? PWD ऑफिस में काम करता है। और पहाड़ों पर जो नई नई सड़कें बनाई जा रही है ना, उनकी जिम्मेदारी उसी के पास है, वही संभालता है उन सब चीज़ों को। जगन ने कहा कि भाई आजकल के लड़कों के पास अपना वाहन होना चाहिए, वे पैदल चलना पसंद नहीं करते। तो बोलता है कि भाई मैं कौन? मैं तो हमेशा पैदल चलना पसंद करता हूँ, लेकिन आजकल तो गति का दौर है भाई। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जाना होता है, उनके पास हमसे ज़्यादा काम है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? माली हैज़ नेवर फैंसीड वॉकिंग, है ना? तो वो क्या कह रहा है कि माली तो कभी पैदल चलना पसंद ही नहीं करता था। वो हमेशा किस पर जाया करता था? साइकिल पर जाया करता था। मैंने उसकी पहली साइकिल तब खरीदी थी जब वो 7 साल का हो गया था, और वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। मैंने कभी कभी ये भी पाया कि वो एलामन स्ट्रीट की तक भी साइकिल से चला जाता था, और मार्केट रोड पर कितनी भी भीड़ हो, माली उसकी परवाह नहीं करता था। शाम के समय तो बड़े बड़े लोग भी मार्केट पर जाने से डरते हैं भाई, लेकिन वो लड़का तो बिल्कुल इतने निडरता से जाता था कि बड़े लोग भी शर्मा जाते थे उसको देखकर। और जिस उम्र में औरों के बच्चों को लाड़ प्यार दिया जाता है, मेरा बेटा माली तो धुआंधार स्पीड से जाया करता था। लेकिन बेचारा लड़का, उसकी क्या है? उसकी माँ बीमार है। यही एक और कारण है कि मैंने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। बातचीत अनेक गौण मुद्दों की श्रृंखला में भटक गई, मतलब मुद्दे से हट गई बातचीत। चचेरे भाई ने क्या कहा
चचेरे भाई ने अब बात को मुख्य विषय पर लाने की कोशिश की। तुम मुझे माली की योजनाओं के बारे में बताने लगे थे, अब तुम्हें राहत महसूस हो रही है? भाई फीलिंग रिलीव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस यस, क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उसे आज सुबह रेलवे स्टेशन जाने की बहुत जल्दी थी और वह मुझे केवल एक सामान्य जानकारी दे रहा था। और वो आगे बोलता है कि वो बताएगा। भाई क्या बताएगा? यह अधिकतम था जो जगन ने अपनी अज्ञानता को प्रकट करने के लिए कहा था कि भाई ठीक है, बताएगा वो सारी बातों को। चचेरे भाई ने अचानक से पूछा, क्या आप उसकी योजना के पक्ष में हैं क्या? तुम्हें सही लग रही है उसकी योजना? तो वो पूछता है कि भाई कौन सी स्कीम की बात कर रहे हो तुम? जगन ने आश्चर्य से पूछा। उसे किसी योजना का संदेह नहीं था। चचेरे भाई ने एक पल के लिए विराम लिया, जबकि बगल में स्कूल की छुट्टी का शोर वातावरण में गूंज रहा था। हमेशा की तरह बच्चों को एक समूह सामने की दुकान पर खड़ा हो गया और ट्रे में जो सजी हुई जो मिठाई हैं उनको देख रहा था। जगन बोलता है, कैप्टन वहाँ भीड़ को खड़ा मत होने दो, वे यातायात में बाधा डालते हैं। यातायात जगन की असली चिंता नहीं थी दोस्तों, बल्कि उसकी असली चिंता रोड पर कई सारी और बाधाएं थी इसके बारे में थी। जैसे दूध बेचने वाले की 2 गायें हमेशा अपने खाली समय में सड़क के बीचों बीच खड़ी रहती थी। एक बदमाश बैल की तो बात ही छोड़िए, वो तो किसी का खास नहीं था। कभी कभी प्रेम पूर्वक वो गायों का क्या किया करता था? पीछा किया करता था, उनका चेज किया करता था। जिससे पैदल चलने वाले जो जुटके हैं, जो साइकिल वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें हैं, है ना, वो जो दुकान का जो माहौल है, उन सब की वजह से जो सीढ़ियाँ दुकानों से निकलती हैं, वहाँ से आने वाले लोग थे, सब बिल्कुल क्या हो जाते थे? डिस्टर्ब हो जाते थे। बाजार में अनाज और फल लाने वाले लोगों, जो गांव के लोग हैं, वो भी मार्केट रोड के किनारे अपना घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे। साइकिल वगैरह, बैलगाड़ियाँ और गाड़ियाँ बिना किसी अनुरोध के अपना रास्ता बना लेती थी और किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया, न ही किसी ने उसको कोई परेशानी महसूस की। लेकिन जगन हमेशा बाधा शब्द का उल्लेख करता था। किसका? बाधा शब्द। ये बाधा देखो, ये दिख रहा है आपको, बाधा शब्द का हमेशा जगन उल्लेख करता था। और क्योंकि काउंटर पर बच्चों को देखकर जगन बिल्कुल असहज हो जाता था, या कभी कभी दोषी दोषी भी महसूस करता था। वो ये चाहता था कि वे इतनी भूख से मिठाइयों को देखे बिना चले जाएं, क्योंकि देखो उसको दुख होता था कि बच्चे मिठाइयों को देखते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, उसको खरीद नहीं सकते थे। यह भी उसकी आदत थी कि जब भी उसे किसी तरह का मानसिक तनाव होता तो वो कप्तान को बुलाता और आदेश देता था। स्ट्रेन का मतलब जानते हैं ना दोस्तों? तनाव। अब चचेरे भाई को एहसास हुआ कि योजना शब्द जगन के मन में हलचल पैदा कर रहा था। उसने संतुष्टि के साथ जगन के चेहरे को देखा। जगन का अपने बेटे के विषय में जानबूझकर बचना चचेरे भाई को पसंद नहीं था। इससे उसे लगा कि वह अचानक एक भारी व्यक्ति में बदल गया है। उसे दर्ज करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए उसने खुद को वापस अपने घेरे में लाने का अवसर पाया। मैं इस बारे में तुमसे अनावश्यक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुश हूँ कि लड़का जब भी तुमसे मिलता है क्या कहता है? मुझे चाचा कहता है। देखो कि चाहे बात जो भी हो, वो अपने चाचा को नहीं भूला है। आप देखिए, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो विदेश जाते हैं और जब विदेश जाते हैं ना और वापस आते हैं तो बदल जाते हैं। मैंने एक ICS ऑफिसर को भी देखा जो विदेश से लौटा, है ना, और यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को तब अस्वीकार कर दिया जब वो उससे कहाँ पर मिलने आए थे? रेलवे स्टेशन पर मिलने आए थे। कितना भयानक आदमी है वो, पागल हो गया होगा वो। माली उसके जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ यही मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ तुमको अभी कि मैं पिछले सप्ताह रजिस्ट्रार के घर गया था और माली उसके बेटे से बात कर रहा था। तुम्हें न्यू एक्सटेंशन में उसका घर पता है क्या? कि मैं वहाँ गया था क्योंकि मैंने उनके लिए एक उपयुक्त रसोइया खोजने का वादा किया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो महिला है ना, जो उसकी वाइफ वगैरह है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए भिन्न भिन्न काम करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार का बेटा और माली दोस्त हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओह हाँ, वे सामने बरामदे में बातचीत कर रहे थे। कहाँ बात कर रहे थे? बरामदा में। जैसे ही मैं अंदर गया, माली ने खुद मुझसे कहा, जाने से पहले मुझे कुछ मिनट देना, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ माली, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं बाहर आ गया और माली ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा। उसने वॉक करने की बात की उसके साथ।
क्या वह चलना चाहता था? मुझे तो लगता था कि उसे पैदल चलने का कभी शौक ही नहीं था। वो पैदल चलना पर पसंद ही नहीं करता। वो केवल गेट तक आया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त ही उसकी ये बात सुन लें और वो क्या कहना चाहता है उस बात को वो सुने। इसलिए वो केवल कहाँ तक आया? गेट तक आया। तो उसने क्या कहा? जगन ने पूछा। अब वह पूरी तरह से चचेरे भाई की दया पर था। कौन? जगन। वह कहानी लेखन मशीन बनाना चाहता है, चचेरे भाई ने कहा। जगन ने इस बात से बहुत हैरान हो गया। वह अपनी हैरानी को शब्दों में बयां नहीं कर पाया। उसने कुछ सवाल इतने बेतरतीब ढंग से पूछे और वो क्या हो गया? बिल्कुल चुप हो गया। चचेरे भाई ने उसके चेहरे को देखा। उसमें देखी गई घबराहट का आनंद लेते हुए और एक मासूम नज़र से उसने कहा, क्या तुमने कहानी लिखने वाली मशीनों के बारे में सुना है कि जगन? जैसे कि रोज कहानी के बारे लिखने के बारे में सुना है, जैसा कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ हो। ये तो ऐसा उसने माली ने इस तरह का माहौल बना दिया कि जैसे कोई रोज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ हो। अमेरिकी ज्ञान के मामले में यह उसके लिए सबसे छोटी सी जीत है। जगन ने हार स्वीकार करना और सभी को दिखावा के लिए छोड़ देना ही बेहतर समझा कि मरने दो ससुर सबके सब बातों को। चचेरे भाई ने यह कहकर उसे उकसाया, मुझे लगा कि उसने तुम्हें बता दिया होगा। तो जगन ने गर्व से कहा, हमारे पास बात करने के लिए और भी चीज़ें हैं भाई। मैं इन्हीं बातों में बात करूँगा क्या? वो मुझे और बातें बताता है, लेकिन यह प्रस्ताव उसके दिमाग में सबसे ऊपर है। वह रात दिन इसी के बारे में सोचता रहता है। हाँ हाँ, जगन ने कहा, क्यों नहीं सोचेगा भाई। मुझे पता है कि वह एक मशीन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे स्पष्टीकरण मांग पाता कुछ और बातें मेरे सामने आ गई। आई बस समझ में? आई कुड आस्क हिम एक्सप्लेन। इससे पहले मैं पूछ पाता समथिंग एल्स। कुछ और बातें मेरे सामने उसके संबंध में आ गई। यह कोई साधारण मशीन नहीं है, चचेरे भाई ने कहा। इस समय जगन ने अपनी समय समय पर चिल्लाते हुए कहा, कैप्टन कैप्टन, यहाँ भीड़ क्यों है? लेकिन चचेरे भाई ने एक स्वर में कहा, अब देखो, वो पूछ रहा है कि भाई भीड़ क्यों है, क्योंकि आमतौर पर इस समय तक क्या हो जाती थी, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। उसने उसकी बात को कोई खास ढंग से तवज्जो दी नहीं। ठीक है, तो पूछ रहा है भाई कैसे। अभी जितनी भी स्टोरी टेलिंग मशीन के बारे में बात तो चल रही है कि भाई ये स्टोरी टेलिंग मशीन है, तुमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा इस तरह की मशीन भी होती हैं, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ये कोई साधारण मशीन नहीं है, तुमने इसके बारे में अनुमान भी नहीं लगाया होगा, ये कहानी लेखन की एक मशीन है। तो कहता है ये कैसे काम करती है, कैसी ये मशीन है? जगन ने वास्तव में आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो कजिन ने कहा, यार मुझसे मत पूछो, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ? इंजीनियर नहीं हूँ। माली लगातार इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक या ऐसे ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता रहता है, वो तुमको विस्तार से समझा सकता है। ये बहुत दिलचस्प लगता है। तुम उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते? मुझे यकीन है कि वो आपको बिल्कुल इतने अच्छे ढंग से समझाएगा कि आपको क्या हो जाएगा, आपको संतोष आ जाएगा। जगन ने अपना समय बिताया। अगली सुबह जब ग्रेस आई रसोई साफ़ करने, तो उसने इंटरव्यू के लिए आवेदन किया, मतलब इंटरेक्शन के लिए, आपस में बातचीत के लिए। वो कहता है उससे कि मैं माली से बात करना चाहता हूँ, क्या वो फ्री है? तो उसने कहा, बेशक वो फ्री है, इसमें कोई पूछने की बात है क्या? वो बिल्कुल फ्री है, उसने कहा। और तुम्हारी खातिर तो वो उसको फ्री होना ही चाहिए। वो रुकी। उसने माली के कमरे में टाइपराइटर की खटखट सुने उसको बाहर जब वो खड़ी रही तो उसको टाइपराइटर की खटखट सुनाई दी। मुझे लगता है कि वो अभी बिज़ी है, उसने कहा। मैं उसे बता दूंगी। वह ऊपर गई और कुछ मिनट बाद अहमियत का भाव दिखाते हुए इतना बाहर आई कि कितना बिजी आदमी है वो। और उसने कहा कि बस 15 मिनट में वो तुमसे मिलने का। कौन? माली। मतलब बाप को बेटे से मिलने के लिए 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। एक पल के लिए जगन को लगा जैसे वह अपने ही घर में एक याचक हो। क्या हो? कोई याचक की भांति खड़ा हो, भिखारी की भांति खड़ा हो। और उसको दिमाग में वे दूर के लिए कौंध गए। मतलब दिमाग में इस तरह की चीज़ें आ गई कि जब माली उसके दरवाजे पर खड़ा रहता था, उस सब बातों को नॉस्टैल्जिया आ गया और दिमाग पुरानी बातों को याद करने लग गया। कुछ रियायत या नकदी के लिए जब माली उसके लिए गिड़गिड़ाता था, उस समय की बात उसको याद आ गई। और एक पल के लिए वह समय के साथ साथ आए बदलावों को देखकर बिल्कुल चौंक गया। मुझे खुद से दूर जाना है, उसने महत्व के संतुलन को ठीक करने के लिए कहा। लेकिन ग्रेस बिना जवाब दिए रसोई में काम करने वापस चली गई। अपना मन बनाने में असमर्थ थी, उसने अपने मन बनाने में असमर्थ हो गया जगन। उसने आलस्य में एक अलमारी खोली और पुरानी बोतलों और पैकिंग के कागजों को देखता रहा, जिन्हें उसने 7 साल तक किसी चीज़ को रखने के सिद्धांत से सहेज कर रखा था कि भाई कभी कोई चीज़ आएगी तो मैं इसमें रखूँगा। ग्रेस ने रसोई से ही कहा, किसी और दिन मैं आपकी अलमारी साफ़ कर दूंगी पिताजी।
हमें इस घर में बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लीनिंग की आवश्यकता है। जगन बिल्कुल इस हादसे से घबरा गया और तीव्रता से कहा अभी कुछ मत करो। इसी बीच टाइपराइटर भी बंद हो गया और घंटी बजी और ग्रेस ने कहा लो पिताजी, वो आपके लिए तैयार हो गया है, अब आप अंदर जाना चाहो तो जा सकते हो। उसने माली को एक सेलिब्रिटी बना दिया है। उसने उसे आगे बढ़ाया, यह बहुत व्यवस्थित है, तुम्हें पता है, यह बहुत व्यवस्थित है, तुम्हें पता है। इस दौरान जगन एक ही क्षण में ऐसा क्षण आ गया कि जगन खुश भी हो गया और जगन हैरान भी हो गया। उसका जो इंटरव्यू का सिस्टम था उसने उसके लिए खुद को तैयार किया। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डाली और बिल्कुल बुदबुदाया आपस में। उसने मन ही मन में कहा 15 मिनट में जाना होगा। किसने कहा है भाई? जगन ने। जगन ने आगंतुक जो गेस्ट के लिए रखी गई कुर्सी होती है उसको लिया और कुछ क्षण के लिए अपने बेटे की ओर देखा और सीधे विषय पर उतर गया कि भाई इसी बारे में बात करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट। कहानी मशीन वास्तव में कैसे काम करती है ना, ये बात कहा उसने। माली ने कहा। तो वो कह रहा है अरे कल बताया तो था मैंने तुमको, भूल गए क्या? मैंने कल समझाया था ना तुमको कुछ ऐसे। लेकिन वो कह रहा है कि यार कुछ ऐसे बिंदु थे जिन्हें मैं शायद समझ नहीं पाया क्योंकि मैं जल्दी में था। बेटे ने दया से उसकी ओर देखा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है। पैकिंग केस खोला, ढेर सारे भूरे कागज और धागे को एक तरफ खिसकाया और एक छोटी सी चीज़ निकाली जो रेडियो कैबिनेट जैसी दिख रही थी और उसे मेज पर रख दिया। मैं तो बस इनके आने का इंतज़ार कर रहा था पिताजी, कल मुझे इसे रेलवे ऑफिस से क्लियर करवाना था, इसलिए। अब वो कह रहा था ना कि भाई मैं जब आ रहा था तो जल्दी में रेलवे ऑफिस जा रहा था। तो क्यों जा रहा था? क्योंकि कल उसको रेलवे ऑफिस से ये कागज़ क्लियर करवाने थे। यहाँ कितना समय बर्बाद होता है पिताजी, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने देश से ज़्यादा बर्बादी वाला देश कहीं देखा ही नहीं है। इस पर जगन को गुस्सा आ गया और उसने पलटकर जवाब दिया और परहेज किया इस बात से। क्या कह रहा है कि जगन भाई हमें यह हमारे उद्देश्यों के लिए काफ़ी उपयुक्त लगता है। अब माली लेक्चरर जैसा खड़ा हो गया कि जैसे कोई लेक्चरर खड़ा हो, व्याख्याता खड़ा हो। तो लेक्चरर की मुद्रा में कैबिनेट के पास माली खड़ा था। उसने प्यार से उसे थपथपाया और कहा इस मशीन में कोई भी कहानी लिख सकता है, तुम आप पास आओ और ख़ुद देखो कि हाउ इट वर्क्स, कि आखिर ये कैसे काम करती है। जगन ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी कुर्सी पीछे की ओर धकेली, उठा और अपने बेटे के पास खड़ा हो गया जो उनसे बहुत ऊंचा, लंबाई में ऊंचा लग रहा था। उन्हें उस पर गर्व महसूस हुआ। माली ने जब समझाया तो उन्होंने कहा कि भगवान जाने कि वह उन डिब्बों में क्या खाता है भाई, वो जो मतलब बाजार के डब्बे रखे थे जिनमें खाना आता है, क्योंकि माली घर का पका खाना नहीं खाता था। वह थका हुआ दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कितना बड़ा हो गया है। वो कह रहा है आप इन नॉब्स को देखो, ये जो घुंडियाँ यहाँ पे लग रही हैं, इन घुंडियों को देखो। इसमें क्या करते हैं, 4 कैरेक्टर्स दे रखे हैं। देखो यहाँ पर 1 इज़ 4 कैरेक्टर्स, एक किसके लिए है यहाँ पर, कैरेक्टर्स के लिए है, एक है ना, और 1 फॉर प्लॉट की सिचुएशन के लिए बनाने के लिए। आप देखो कहानी लिखने की मशीन है ना, तो एक क्या करेगी, एक कैरेक्टर को बताएगी, एक सिचुएशन को बताएगी, और अदर इज़ फॉर क्लाइमैक्स, एक क्लाइमैक्स के लिए बताएगी, और जो चौथी चीज़ है उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखो ये वाली कैरेक्टर है, सिचुएशन है, इमोशन है, क्लाइमैक्स है, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि पहले में कैरेक्टर, दूसरे में प्लॉट सिचुएशन, तीसरे में क्लाइमैक्स और चौथे में ये सारी चीज़ें। उन्होंने एक क्षण के लिए अपने भाषण को बीच में रोककर एक दराज निकाली और एक साइक्लो स्टाइल कागज़ की एक शीट पर उसने नज़र डाली। उन्होंने दराज को बंद किया और वापस आकर कहा आप इस पर टाइपराइटर की तरह काम कर सकते हैं पिताजी। आप अक्षरों की संख्या के बारे में अपने मन बना सकते हैं। यह एक ट्रांजिस्टर और साधारण वॉल्व पर काम करता है। इसकी फंक्शनिंग सिस्टम बता रहा है। देखो दोस्तों किस पर काम करता है, एक तो ट्रांजिस्टर और एक ऑर्डिनरी वॉल्व। इस सिस्टम पर ये आपकी मशीन काम करती है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि उस मशीन का फंक्शनिंग मुद्दा क्या था। तो वो था एक तो ट्रांजिस्टर और दूसरा क्या था, वॉल्व। बिल्कुल फुल प्रूफ है ये। आखिरकार हम एक छोटा सा फिक्सचर जोड़ने जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। ये फिक्सचर का मतलब एक फीचर, एक और फीचर इसमें जोड़ने जा रहे हैं और फिर उस कहानी से फिर उस मशीन का विश्लेषण किया जा सकता है। ये हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा, यानी हम इस मॉडल में इनोवेशन करेंगे और एक नया मॉडल इससे निकालेंगे। जगन ने पूछा क्या आप इसका उपयोग कहानी लिखने के लिए करना चाहते हैं? तो इस बात के लिए माली बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। मैं इसे देश में भी बनाकर बेचने जा रहा हूँ, यानी इसी देश में बनाऊंगा, इसी देश में बेचूंगा।
एक अमेरिकी कंपनी के सहयोग से ये पेशकश मैं कर रहा हूँ। समय के साथ देश में हर घर में एक होगा ये मशीन, और हम दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक कहानियाँ लिखेंगे। अभी हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। रामायण, महाभारत और उन पुरानी कहानियों को छोड़कर कोई आधुनिक लेखन नहीं है यहाँ पर पिताजी। जबकि अकेले अमेरिका में हर साल 10,000 किताबें, कितनी किताबें, 10,000 किताबें प्रकाशित होती हैं अमेरिका में अकेले में हर साल। और इस बात को उसने आगे बढ़ाया और वो अपनी मेज़ पर वापस आया और साइक्लो स्टाइल की जो शीट है उस पर फिर से नज़र डाली और बुलाया, हाँ 10,000 शीर्षक। अब देखो सीधी सी बात है, किताबें 10,000 है तो टाइटल्स भी कितने होंगे, 10,000 ही होंगे ना, कि और कुछ कम होंगे। यह हर घर के लिए ज़रूरी है। एक लेखक को बस एक ये मशीन खरीदनी होगी, उसको बटन दबाना होगा, उसे कागज़ के एक रोल पर सूत्र मिलाना होगा, वो सूत्र मिल जाएगा जिससे वह बाकी का निर्माण काम आराम से कर सकता है। यहाँ तक की बात दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जगन अपनी सीट से उठकर मशीन की जांच करने लग गया, मानो वह किसी दूसरे ग्रह से निकलकर कोई आई हो। दिख रहा है दोस्तों, अनदर प्लेनेट, है ना। और माली ने कहा इसे छूकर देखो पिताजी। जगन ने मशीन को ध्यान से देखा और शीर्षकों को पढ़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस पूरे रहते हैं इन चीज़ों से। देखो यहाँ से इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन में आपके सवाल बनने के चांसेस पूरे रहेंगे। देखो इस मशीन में क्या क्या दिखाया गया है। पहला दिखाया गया कैरेक्टर में देखो कितने तरह के कैरेक्टर दिखाए गए दोस्तों इसमें। एक है गुड कैरेक्टर, एक है बैड कैरेक्टर, एक है न्यूट्रल कैरेक्टर। अब आपसे पूछेगा ये कितने प्रकार के कैरेक्टर बताए गए हैं इसमें, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक गुड, एक बैड और एक न्यूट्रल, मशीन की बता रहे हैं। इसमें इमोशन दिखाए गए हैं कौन से, एक तो लव का इमोशन है, एक हेट का इमोशन है, एक रिवेंज का इमोशन है, एक दया का इमोशन, समर्पण डिवोशन का इमोशन है, और एक है पिटी का इमोशन। तो देखो कैरेक्टर कितने हो गए, 3, और ये जो आपके इमोशन कितने हो गए, 5। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें दिखाई गई है। कॉम्प्लेक्सिटी में देखो कैरेक्टर का कॉम्प्लेक्सिटी है, इंसिडेंट का कॉम्प्लेक्सिटी है, और एक्सीडेंट की, और ये तीन तरह की इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है। और फिर क्लाइमैक्स दिखाया गया है जिसमें प्लेसमेंट है, डिस्पोजल है और कंक्लूजन है। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपसे पूछेगा कितने तरह के कैरेक्टर, 3 तरह के, कितने तरह के इमोशन, 5 तरह के, कितने तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़, 3 तरह की, और कितने तरह के क्लाइमैक्स, 3 तरह के, और किस में क्या क्या है ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेचुरल इमोशन, लव, हेट, रिवेंज, डिवोशन, पिटी वगैरह जितने भी सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिमाग में रहनी चाहिए। और इस तरह से वो विभिन्न कैटेगरियों के बारे में, उसके बारे में बताता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उसमें बटनों के लिए 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। एक है ग्रीन, एक है रेड और एक है पीला। ये 3 कलरों को ध्यान रखना कि पूछेगा कि कौन से कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ग्रीन का किया गया है, रेड का किया गया है, येलो का भी किया गया है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो उसका नहीं किया गया। जगन ने इस बात पर पूछा कि यार इस पर कोई कहानी कैसे लिख सकता है, तो वो बोलता है माली कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टाइपराइटर पे लिखता है। माली ने उत्तर दिया और जगन ने इस विषय पर उसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के लिए प्रशंसा की। ठीक उसी समय ग्रेस अंदर आई और उनके पास खड़ी हो गई और मजाकिया अंदाज में बोली, क्या ये चतुर नहीं है पिताजी? किसके बारे में बोल रही है? माली के बारे में। कि पिताजी ये बहुत चतुर है ना? तो जगन तुरंत उसका जवाब नहीं दे पाया। उसका दिमाग बिल्कुल उलझन और सवालों में भरा हुआ था। वो बिल्कुल वहाँ पे घिरा हुआ महसूस कर रहा था। कमरे में अपना मूल भाव खो दिया था उसने बिल्कुल ना, और किसी विदेशी देश के कार्यालय जैसा उसका रूप लग रहा था। मतलब जो मूल कमरा था वो बिल्कुल इतना अच्छा लगता था देखने में। अब ऐसा लग रहा है कि इतने माली ने इतना तामझाम वहाँ पर बिछा दिया है कि वो लग ही नहीं रहा कि इस घर का कमरा है। वो तो ऐसा लग रहा है कोई विदेशी ऑफिस है, कार्यालय है ये। माली क्या करने की कोशिश कर रहा था? इस सारी गतिविधि में अपना क्या हिस्सा था समझ में नहीं आ रहा उसको। उसकी भागीदारी की प्रकृति क्या होने वाली थी? उसने कुछ घबराहट के साथ कहा, ग्रेस क्या तुम जानती हो कि हमारे पूर्वजों ने, किसने, देखो ये कह रहा है जगन, क्या तुम जानती हो ग्रेस कि हमारे पूर्वजों ने कभी महाकाव्य नहीं लिखे? उन्होंने महाकाव्यों की रचना की और उन्हें सुनाया, और महान पुस्तकें इस तरह के लोगों की सांसों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही। बिफोर ही कुड प्रोसीड, इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, माली ने घृणा के भाव से कहा, ओह ये तुम्हारे पूर्वजों के दिन नहीं है पापा। आज हमें न केवल अर्थव्यवस्था और उद्योग में बल्कि संस्कृति में भी उन्नत देशों में प्रतिस्पर्धा करनी है। दोस्तों
याद रखिएगा, 3 कंडीशंस की बात कर रहा है माली। किस किस की? देखो, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है माली, इंडस्ट्री की बात कर रहा है माली, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है और हमारी कल्चर की भी बात वो कर रहा है। तो 3 कंडीशन हो गए, कौन कौन सी? इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री और आपके कल्चर, तीनों की बात माली ने कर ली है। आगे देखिए, जहां एक और जगन को अपने बेटे के वर्षों की उदास चुप्पी के बाद खिलने की जो खुशी है वो महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उसे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी उसके डेवलपमेंट को देखकर। उससे दुखी भी था जगन कि भाई यार ये कितने तामझाम फैला लिया इसने, ये समझ में उसको नहीं आ रहा था, उसने कितनी सारी चीज़ें बढ़ा दी। लड़का आगे बोला कि अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं तुम्हें 1 या 2 अन्य बातें समझाना चाहूँगा। जगन ने असहाय भाव से माली की मेज पर रखी एक चलती हुई घड़ी पर नज़र डाली और अपनी दुकान की चाबियां अपनी जेब में खनखनाते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें अपनी मिठाई की दुकान छोड़नी पड़ सकती है और हमारे व्यवसाय में काम करना पड़ सकता है। मैं तुम्हें एक अच्छा एयर कंडीशनर रूम दूंगा और 2 या 4 सेक्रेटरी भी तुमको दूंगा। जगन को कभी नहीं पता था कि उसका बेटा इतनी धारा प्रवाह से बात कर सकता है, इतने फ्लो से बात कर सकता है। वह मन ही मन चाहता था कि वह अलग तरह से बोले, मतलब इस तरह से ना बोले, कोई अन्य तरीके से बोले। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह अपने सवाल पूछे, क्या अमेरिका में लोग सारे जितने भी लोग हैं वो कहानी इसी तरीके से लिखते हैं क्या? उसने पूछा, मानो वह उस भूमि और उसकी सभ्यता के बारे में अपने ज्ञान की कमी को भरना चाहता हो। तो वो बोलता है कि भाई मोस्टली लोग, अधिकतर लोग इसी तरह से लिखते हैं। माली ने कहा, ग्रेस ने कहा, अधिकांश पत्रिकाएं आजकल अपने कथा विभागों में मशीन का उपयोग कर रही हैं और पिछले वर्ष सर्वाधिक बिकने वाली पत्रिकाओं में से कम 3 इसी तरह के उत्पाद से बनी हुई हैं। तो माली ने क्या कहा? माली ने कहा, प्रस्ताव यह है कि हमें $2 लाख का अमेरिकी सहयोग मिलेगा, बशर्ते हम व्यवसाय शुरू करने के लिए $51,000 इकट्ठे कर लें। $50,000 बराबर होंगे, जगन ने अनुमान लगाया। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाई कि यार कितने के बराबर होंगे, समझ में नहीं आया, क्योंकि 51 में एक हटा दिया उसने, तो थोड़ा सा सीधा सीधा राउंड फिगर 50 रह गया, थोड़ा इजी रहेगा। तो माली ने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ कहा, अब तुम खुद ही लगा लो इसका हिसाब, मेरे से मत पूछो, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। तो इस तरह से माली को चिड़न हो गई इस बात से कि भाई पहले मुझे बात तो पूरी करने दो, और पहले मुझे बात पूरी करने दो। वे तकनीकी जानकारी और कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार होंगे। कौन? वो कंपनियां जो हमको सपोर्ट करेंगी, तो वो टेक्नीशियन हमको देंगी, ऑफिसर्स हमको देंगी, इसके लिए तो वो जिम्मेदार रहेंगी। प्लांट स्थापित करने में भी हमारी मदद करेंगी, इसके लिए भी वो जिम्मेदार रहेंगी। 6 महीने चलाएंगी हमारे प्रोजेक्ट को। कितने महीने चलाएंगी? 6 महीने चलाएंगी हमारे प्रोजेक्ट को, और उसके बाद फिर उसको हमको दे जाएगी और फिर आगे हमको ही चलाना है इस प्रोजेक्ट को, और हमको सुपुर्द कर देगी। लड़के ने जो बहुत सारे नए नए शब्द सीखे थे, जगन ने उसको, उस जगन के लिए वो सारे शब्द प्रशंसा से भर गया जगन। जबकि माली ने कहा, हमें सार्वजनिक सदस्यता से $39,000 इकट्ठा करने होंगे। यानी हमें क्या करना होगा? लोगों से फंडिंग लेनी होगी भाई। अगर फंडिंग ले लेंगे और पैसा हमारा हो जाएगा तो कंपनी में मेजर शेयर हमारा ही हो जाएगा। कितना? 49,000 रुपये मिल गए तो। और इसके लिए हमें ये सब इकट्ठा करना होगा, और ताकि हम उस पर हमारा कंट्रोल कर सके, कंट्रोल स्टॉक हमारे पास हो। जगन को तब तक लगता था कि उसका बेटा मूर्ख है। उसने कुछ पल के लिए ग्रेस की तरफ देखा और पूछा, कॉलेज में तुम्हारा क्या विषय था ग्रेस? तो ग्रेस ने जवाब दिया, मैंने आपको बताया था ना पिताजी कि मैंने मिशिगन में घरेलू अर्थव्यवस्था में स्नातक की डिग्री हासिल की है। घरेलू अर्थव्यवस्था, डोमेस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? डोमेस्टिक इकोनॉमी। आगे की बात करते हैं। तो माली ने पूछा, आप इस सब को क्यों जानना चाहते हैं पिताजी? जगन ने उठते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि क्या ग्रेस ने भी उसमें बिजनेस विषय का अध्ययन किया है क्या? तो जगन को जानने की उत्सुकता हो रही है इस बात को कि भाई कहीं उसने बिजनेस मैनेजमेंट किया है कि नहीं किया। तो जगन ने फिर उठते उठते कहा था, मैं सोच रहा था, ये तो हो गया कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा, उसको समझ में नहीं आया। जगन बिना कोई टिप्पणी किए हुए चला गया। 4:30 बजे जब चचेरा भाई आया तो उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि $50,000 में कितने रुपए होते हैं? फिर वो उसका दिमाग खाने लग गया। तो चचेरे भाई ने कहा, $2 लाख से थोड़े अधिक रुपए होते हैं। किसमें? $50,000 में। तो वो पूछता है, भाई तुम्हें कैसे पता लगा इस बात का? तो बोलता है कि जब साधारण गणना करिए, मैंने कुछ नहीं करा,
और बाकी कन्फर्मेशन के लिए जो हमारे बैंकर है ना, बैंक में जो काम करते हैं दोदा जी, उनसे भी मैंने इसको वेरीफाई करवा लिया है। 2 लाख, और 2 लाख की बात सुनकर तो हालत ख़राब हो गई जगन की, है ना। तो वो पूछ रहा है कि 2 लाख कहाँ से मिलेंगे। तो चचेरा भाई कहता है तुम्हारी बैंक से मिलेंगे, और कहाँ से मिलेंगे। मजाक के अंदाज में कहा उसने बात। क्या लोगों को ये भ्रम है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रखा है। तो कजिन बोलता है हाँ यार बिल्कुल, इसमें क्या दो राय वाली बात है जगन, तेरे पास वास्तव में बहुत पैसा है। क्यों, तू आखिर करता क्या है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सीधा साधारण तरीके से जीता है, ना कोई पैसे खर्च करता है ना कुछ, तो पैसे तेरे पास बचने तय हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वो कह रहा है कि भाई खाद्य पदार्थों की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, उस हिसाब से कोई आदमी कैसे धन जमा कर सकता है। मैं तो बस अपना कारोबार जारी रख रहा हूँ ताकि बेचारे ये लोग हैं ना जो मेरी दुकान पे काम कर रहे हैं, ये बेरोजगार ना हो जाएं, बस और कोई रीज़न नहीं है। कोई पैसे नहीं छाप रहा मैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो बस आगे बोलता है वो, ये बेरोजगार ना हो जाएं, बस इतना ही। ये तो सभी जानते हैं, चचेरे भाई ने कहा। फिर उसके बाद चचेरे भाई ने कहा कि एक बात बताओ, तुम किशमिश खरीदना चाहते हो क्या, रेजिन्स खरीदना चाहते हो क्या। मैंने कल ताज़ा किशमिशें देखी हैं जो बिल्कुल हैंड पिक्ड थी, यानी हाथ से चुनी हुई थी, एक एक करके चुनी गई थी, इतनी गजब क्वालिटी की थी। तो वो पूछता है क्या तुमने रसोई से पूछा है क्या कि जो तुम किशमिश बेच रहे हो मुझे, या मुझे किशमिश के बारे में बता रहे हो। तो वो बोलता है कि उन्होंने मुझसे कहा, कज़िन बोल रहा है कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई उनको किशमिश की ज़रूरत है क्योंकि सोन पापड़ी बिना किशमिश के फीकी लगती है। जगन को बहुत गुस्सा है इस बात पे कि यार उसने मुझसे क्यों नहीं कहा, दुकान मेरी है तो मुझसे कहना चाहिए था ना। इस बात पे जगन को बहुत गुस्सा आया। तो कज़िन ने कहा कि यार तुम क्या है ना जगन, आजकल तुम है ना दुकान पर बिल्कुल समय से नहीं आते हो, और वो उसका इंतज़ार नहीं कर सकता था इसलिए उसने मुझसे कह दिया, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है। तो जगन बोलता है यार ऐसी बात नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने ग्राहकों को धोखा देने का विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या आपको पता है कि किशमिश के साथ बिना ग्राहक मतलब बिना किशमिश डाले और किशमिश डालने के बाद भी कोई आदमी एक ही कीमत पे दोनों उस चीज़ को बेच सकता है, संभव ही नहीं है। किशमिश का खर्चा बढ़ेगा तो देखो मिठाई के दाम भी बढ़ेंगे, और आपके आपके अपने लाभ का मार्जिन भी तो बढ़ गया है। चचेरे भाई ने कहा भाई जब आप, सीधी सी बात है, वो किशमिश के लिए कह रहा है, अगर आप किशमिश नहीं डालोगे तो आपका लाभ बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस जगह आटा लगेगा उस जगह किशमिश लगनी थी, तो अब किशमिश नहीं लगेगी तो आटा लग जाएगा, तो आटा सस्ता होता है, किशमिश महंगी होती है, तो सीधी सी बात है आपके किशमिश के पैसे बच जाएंगे, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। और चचेरे भाई ने इस तरह से कहा। जगन ने उसे घूर कर देखा। चचेरे भाई ने कहा आप एक दुर्लभ व्यक्ति हैं, लेकिन इस शहर में आपके कुछ हम वतन लोग भी तो हैं, है ना, जो हम सब आपके लिए ही तो हैं, यहाँ पर एकमात्र हमारी पंक्ति भी है। जगन ने प्रसन्नतापूर्वक गर्व से कहा, और मुझे इम्प्रूव किया, पकड़ लिया, हाँ, विद टच ऑफ प्राइड, गर्व से कहा कि भाई आई वॉज हेल्प्ड, जगन विद टच ऑफ प्राइड, आई वॉज हेल्ड अप बाय माली पुअर, कि भाई मुझे हेल्ड किया गया। मैं सोचता हूँ केवल किसके बारे में, माली के बारे में। बेचारा वो गरीब लड़का। अब ये गरीब का मतलब ही नहीं है कि वो गरीब है तो वो अमीर, पर वो बेचारे को उसके दया की दृष्टि से देखता है अपने बेटे को, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं है, उसको माँ का प्यार नहीं मिला। मुझे उसे समय समय पर आजकल देना पड़ता है भाई, अन्यथा बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। आजकल उसके विचार बड़े लोगों पर निर्भर करते हैं। ऐसा लगता है कि उसने अमेरिका में वाकई में बहुत कुछ सीखा है। वो चाहता है कि मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के शेयर बेचूं। जगन के लिए बड़ी राहत की बात थी। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इस प्रस्ताव में दिलचस्पी लेंगे। आप स्वयं भी तो इसमें शामिल हैं, आपको खुद भी तो पूरा बिजनेस में आप भी तो साथ दे रहे हैं। बाकी के साथ 5 या 10 रुपये 5 या 10 को भी ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है, ढूंढो ना, 5-10 लोगों को क्या बुराई है। माली का विचार अलग है, लेकिन यार ऐसी बात नहीं है। उसने बाहर के लोगों के लिए $5 या $10 के सिस्टम आरक्षित कर रखे हैं, और शुरुआत के लिए वह आप पर $51,000 की उम्मीद कर रहा है। मतलब मेजर पैसा तो वो आपसे ही लेकर मानेगा। ये बात कह रहा है कज़िन। और आपने इसका रुपया का जो समकक्ष ढूंढ लिया है, कुछ हिसाब किताब ढूंढा क्या नहीं है? लगभग 2.5 लाख रुपए। अरे यार कहाँ से लाऊंगा मैं 2.5 लाख रुपए? मैंने पहले ही संकेत दे दिया। क्या माली ऐसा सोचता है कि मैं पैसे दूंगा? और बेशक वह यह भी कहता है कि उसे पता है कि आप नकद के पैसे कहाँ रखते हैं। और जब वो इस बात को कहता है तो जगन मन ही मन हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने
जगह चेंज कर दी है अब वर्तमान में। अब उसके पास जो उसका इमेक्यूलेट कैश है अब वो जगह माली को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दी है, जगह चेंज कर दी है। वो कहता है कि द कजिन सेड शैल आई आस्क द फ्रंट स्टॉल बॉय टू थ्रो अवे द ब्रॉन्ज जग। तो कह रहा है कि मैं कह दूं कि फिर फ्रंट स्टॉल बॉय को कि वो कहाँ से का जग फेंक दे, तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वाले जग की। और वे दोनों इस मजाक पर हंस पड़े। लेकिन जगन के लिए ये राहत ज़्यादा देर तक रुकी नहीं। वह अचानक फिर गंभीर हो गया और बोला, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बेटे को यह बताने का मौका ढूंढ लेंगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नाउ अब देखो, तुम दोनों बातचीत करने लगे हो और तुम उसे खुद क्यों नहीं बता देते यार जगन। तो जगन ने आह भरते हुए कहा, यार मैं उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता। माली की जो मांगे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि एक समय जगन को अपने बेटे से एक शब्द की उम्मीद थी, लेकिन अब वह चाहता है कि ये सब कुछ नहीं रहे, वो नॉर्मल रह जाए। हमें कोई आफत नहीं चाहिए ज़्यादा, बस सिंपल रहे। उसे तलाशा जा रहा था, ही वॉज बींग हॉन्टेड, मतलब तलाशा जा रहा था, डराया जा रहा था ताकि वो पैसे निकाले। जब वह घर के अंदर या बाहर जाता तो उसे लगता कि उसके कदमों पर नज़र रखी जा रही है। उसके चेहरे को चुपके से हाँ या नहीं के लिए देखा जा रहा है। ग्रेस ने उसके चेहरे को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। माली अगर वह घर पर होता तो किसी न किसी बहाने से उसके क्वार्टर में आता रहता था। अब देखो कितनी गजब तरीके की बातें यहाँ पर चल रही है कि भाई कुछ ना कुछ बहाना लगा के, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ लगा के माली क्या करता था, मेरे पास आता रहता था। और पहले दिन के प्रदर्शन के बाद जगन ने सभी साहित्यिक विषयों से ध्यानपूर्वक परहेज किया और कहा कि यहाँ मुझे दिवालिया बनाने की योजना बना रहे हैं वो लोग। जब भी उसे अपने कदमों की ओर मतलब अपने कमरे की ओर कदमों की आहट सुनाई देती तो वह खुद से कहता, क्या कहता कि $50,000, $50,000। क्योंकि देखो बार बार वही है, भाई खर्चा आखिर कहाँ से लाया इतना पैसा, मजाक थोड़ी है दोस्तों। $50,000 उस टाइम के हिसाब से। मुझे पैसों का बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है, लेकिन मैं इसे बर्बाद करने के लिए थोड़ी तैयार हूँ यार। आखिर मैंने मेहनत से कमाया है। हमें कहानियाँ या उन्हें लिखने के लिए मशीन क्यों चाहिए? कितने बेशर्माई की बात है, बताओ। इसके लिए मैं पैसे दूँ? ये माली उम्मीद करता है मेरे से इन चीज़ों के लिए। एक सुबह माली नाश्ते के बाद पूजा कक्ष के द्वार पर ही टिक के खड़ा हो गया। नीली पैंट पहन रखी थी उसने और उसका हाथ दहलीज के ऊपर टिका हुआ था, जबकि जगन अपने देवताओं के सामने बैठा था। आजकल हर काम मशीनों से होता है। वॉशिंग मशीन, क्या तुमने देखी है वॉशिंग मशीन? तो जगन कहता, ना भाई, अपन ने ना देखी। सभी यांत्रिक संदर्भों को न्यूनतम करने की कोशिश करते हुए जगन ने उस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे पीसने के लिए, पिसाई करने के लिए, चूना बनाने के लिए, चूर्ण करते हैं ना जैसे पत्थरों का करते हैं, कोई हिसाब लगाने के लिए जैसे कैलकुलेटर होता है, आजकल हर काम के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। और उसके पीछे खड़ी थी ग्रेस, जिसने कहा कि यहाँ तक कि पेंसिल तेज करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? पिताजी, मशीन का। आगे कह रही है कि माली ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, हमें अपने साथ एक लाना तो चाहिए था। भाई मतलब कह रहा है कि हम खुद भी लाएं हमारे साथ एक। क्या कह रहा है कि हु नेवर यूज्ड टू सी। ये तो पिछली वाली बात, आगे वाली बात हो गई कि भाई ठीक है। अब उसके पूजा कक्ष की गोपनीयता में भी घुसपैठ हो रही थी कि भाई वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि पूजा करते समय कोई उसको डिस्टर्ब करे। उसकी प्रार्थना में बाधा डाली जा रही थी। जगन ने इस व्यवधान का सामना निष्क्रिय रूप से कर दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, करने दो, कर रहे हैं जो। अपनी आंखें बंद करके और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसने चालू रखा अपना प्रोग्राम सारा, जब तक कि ग्रेस ने यह नहीं कहा कि हमें उनकी प्रार्थना में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मो कौन है मो? माली। प्रार्थना खुद को अलग थलग करने का एक अच्छा तरीका था, लेकिन जल्दी ही ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई अनंत काल तक प्रार्थना तो कर नहीं सकता। हालांकि उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन कौन कर सकता है बहुत लंबे समय तक प्रार्थना? इटरनल का मतलब जानते हो ना, शाश्वत। शाश्वत मतलब अनंत काल, जो रहे हमेशा, सदा सत्य, से सनातन धर्म। जय श्री राम। He had become a rather sneaky nowadays. आजकल वह बहुत चालाक हो गया था। प्रार्थना के तुरंत बाद वह चुपचाप रसोई में जाता और नमक रहित भोजन तैयार करता और उसे बंद करता, खादी का जिब्बा पहनता और बिना किसी शोर के चुपचाप वहाँ से निकल जाता। लेकिन वह हमेशा ग्रेस को गलियारे में खड़ा पाता था। ग्रेस बहुत चतुर लड़की है, जो मौसम या राजनीति के बारे में कुछ टिप्पणी करने के लिए उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार वहाँ पर रहती थी। समझ रहे हो दोस्तों?
और मशीन के बारे में, उसके विचारों के बारे में स्पष्ट पूछताछ के साथ उसके चेहरे को भी देखती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ तक की बात हुई है कि माली के भाग्य में अब आगे देखते हैं। माली के भाग्य में उसकी दिलचस्पी की तीव्रता पर वह बहुत आश्चर्यचकित होती थी। हमेशा की तरह उसके मन में दो विपरीत भावनाएं आती थी। माली में उसकी दिलचस्पी की सराहना और उसे अपने व्यवसाय में शामिल करने के उसके प्रयास पर नाराज़गी। माली कभी भी खुद को न्यूनतम से भी अधिक आगे नहीं बढ़ाता था, क्योंकि माली, देखो दोस्तों, बहुत चतुर चालाक खोपड़ी था माली। ऐसा लगता था कि उसे यह काम ग्रेस पर छोड़ दिया है कि भाई अब अपने आप निकलवाएगी पैसा, मुझे क्यों टेंशन लेनी। तो ऐसा लगता था उसने सारा काम किस पर छोड़ दिया है, ग्रेस पर छोड़ दिया है, इसलिए वो ग्रेस उसको आगे पीछे कर देता था हर बार। यहाँ तक कि सुबह पूजा कक्ष की दहलीज पर आना भी ग्रेस द्वारा तय किया गया लगता था। हालांकि उसने ऐसा किया नहीं था, क्योंकि माली ही हरामखोर था एक नंबर का। कभी कभी होने वाली शंका जगन के विचारों को कलंकित कर देती थी कि कहीं ग्रेस की दिलचस्पी, मित्रता और चौकसी उसके डॉलर जीतने का कोई सोचा समझा प्लान तो नहीं है ना। ये लिख रहा है ना, कैलकुलेटेड एफर्ट, कि कहीं उसने ये चतुराई तो नहीं दिखा रही ग्रेस कि यार मुझे ऐसे प्रेम से बहला फुसला के सारे पैसे मेरे से निकलवा ले। कभी कभी जगन को ये बात लगती थी। जब वह सोच में डूबा हुआ सिर झुकाए अपनी दुकान की ओर जा रहा था, तभी मूर्ति के कोने में बैठा आवारा आदमी उसका अभिवादन करके भिक्षु की भीख मांग रहा था कि ले यार मुझे थोड़ा दे दो, भूखे के नाम पे रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी। वो देखी होगी आपने जय संतोषी माता मूवी, उसमें यही होता है। तो वो कुछ पैसे मांग रहा होता था। तो जगन ने एक साल में 100वीं बार रुक कर पूछा, तुम तो तगड़े हो यार, कुछ काम वाम क्यों नहीं करते? मेरे पास नहीं है तुम्हारे लिए, समय ही कहाँ है तुम्हारे लिए? उसने कहा, जब मैं भीख मांगता हुआ यहाँ वापस आता हूँ तब तक भाई वो क्या कह रहा है कि देखो यार मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। कि भाई मैं पूरे दिन कितना मेहनत का काम करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, भीख मांगता हूँ, सारा कलेक्शन करता हूँ, जब शाम तक यहाँ तक आता हूँ तब तक तो पूरा दिन ही खत्म हो जाता है। अब बताओ मैं काम करूँ कब? मुझे भीख मांगने से फुर्सत मिले तब तो मैं काम करूँ, मेरे पास समय ही ना है भीख मांगने के अलावा। तो इस पर जगन ने क्या करा, जगन को बड़ा आश्चर्य हुआ इन सब बातों को सुनकर। यार भिखारी के पास समय ही नहीं है, बताओ। तो जगन टोस्ड 5 पैसा कॉइन एट हिम, तो इसलिए जगन ने 5 पैसे का एक कॉइन उसकी तरफ फेंक दिया। रिमेम्बरिंग एन एंशिएंट इंजेक्शन, किसी प्राचीन बात को याद करते हुए। परफॉर्मिंग दाय चैरिटी, दाय का मतलब जानते हो ना आप, ये आर्केक वर्ड है, पुराना वर्ड तुम्हारा। तो उसकी तरफ इस तरह से बिना क्वेश्चन किए परफॉर्म करते हुए उसने क्या करा, उसके 5 का सिक्का उछाला और उसकी तरफ उसको फेंक दिया। भिखारी ने प्रशंसापूर्वक कहा, मालिक आजकल मुझे आप अमेरिका के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हो, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो वो पूछता है, छोटे मालिक क्या कर रहे हैं, यानी माली? तो भिखारी ने अपने कदम पीछे खींचते हुए पूछा, यार कहीं ऐसा ना हो चटका दे मेरे को। और बाकी माली के बारे में सबको ऑलमोस्ट पता ही था, पूरे शहर को, यार क्या आदमी है। और उसकी प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा हो गई थी जब से वो मशीन वाला का काम उसने चालू किया था कि यार मशीन बनाऊंगा मैं कहानी लिखने की। इस पर जो जगन है उसने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया कि वह जल्दी ही क्या बनाने जा रहा है, एक फैक्ट्री स्थापित कर रहा है। जल्दी कौन? माली। तो वो पूछ रहा है क्या बनाएंगे वो माली भैया जो हैं, फैक्ट्री में क्या बनाएंगे? तो वो कहता है कि यार कुछ मशीनरी वगैरह बनाएगा। आई बात समझ में? जगन ने कहा। और उसने नॉट विशिंग टू एलेबोरेट, ज़्यादा उसने व्याख्या नहीं की, उसको विस्तार नहीं किया उस बात का। विशिंग द बैगर वुड हिम अलोन, और उसको अकेले छोड़कर वहाँ से उसकी विपरीत दिशा में चला गया। सौभाग्य से विपरीत दिशा से आ रहे किसी एक अन्य व्यक्ति को परेशान करने के लिए खिसक गया और जगन ने अपनी गति बढ़ा दी। ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस से गुजरते हुए उसने नटराज को अपनी डेस्क पर अकेले देखा और अचानक रुककर पूछा, मुझे आशा है आप मेरा काम नहीं भूले नटराज? तो नटराज ने कहा, कैसे भूल सकता हूँ, हाउ कुड आई, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारा काम। जैसे ही मौसमी छपाई का दबाव कम होगा तुम्हारा काम सबसे पहले किया जाएगा। ऐसे चूना लगा रहा है नटराज इसको। मैं तुम्हारा पारिवारिक प्रिंटर हूँ, प्रिंटर हूँ, आखिर सारा काम तुम्हारा परिवारों से पीढ़ियों से मैं ही कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत ज़रूरी काम दिया है जो उसे 3 दिन में चाहिए था। अपने नए उद्यम के लिए प्रॉस्पेक्टस बनवा रहा है। वो क्या बनवा रहा है? सूची पत्र। प्रॉस्पेक्टस समझते हैं? सूची पत्र मतलब समय सारणी, वो लिस्ट बनवा रहा है। समय सारणी की प्रॉस्पेक्टस होती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, वर्क की हो सकती है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। क्राइड, जगन चिल्लाया, स्कीम, योजना। उसके कदमों का पीछा करते हुए प्रतीत हुआ। और फिर नटराजन ने क्या कहा,
तुम्हारा नाम भी तो है जगन भैया, इस प्रॉस्पेक्टस में तुम्हारा नाम भी रखवाया माली ने। ओ माय गॉड, जगन चिल्लाया। नटराज ने अपना रोल टॉप ऊपर उठाया और एक प्रूफ शीट निकाली जिस पर जगन ने माली एंटरप्राइजेस के प्रमुख प्रमोटरों के रूप में उसका नाम छपा हुआ देखा। सूची में अन्य नाम ग्रेस और माली के कुछ स्कूटर सवारी के दोस्तों के नाम भी मेंशन थे। नटराज ने उसके चेहरे का अध्ययन किया और कहा, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो क्या? प्लीज्ड, क्या तुम खुश नहीं हो क्या? हैं? कितनी बढ़िया काम कर रहा है तुम्हारा बेटा और तुम खुश नहीं हो? तो जगन ने रिप्लाई किया एक खोखले स्वर में, हाँ हाँ, मुझे कोई संदेह नहीं है यार, क्यों खुश नहीं होऊंगा मैं? यह एक दिलचस्प नए प्रकार का उद्यम प्रतीत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जल्दी से अपनी दुकान के लिए निकल पड़ा। जब रसोइया उसके सामने खड़ा होकर दिन भर के निर्देश दे रहा था तो उसे डर था कि कहीं वह भी कहानी लिखने वाली मशीन के बारे में मुझसे पूछने ना लग जाए। लेकिन सौभाग्य से इस आदमी की रसोई के धुएं और तलने के तेल की दुनिया में ने अभी भी अपना एकाकीपन नहीं खोया। मतलब अभी भी जो वो किचन में हलवाई है, उसने मशीन के बारे में जगन से किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा। धूप बत्ती और तलने की खुशबू के साथ अपने सिंहासन पर बैठते हुए जगन को थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने दराज खोली और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए भगवत गीता के प्रति टिका ली और बेतरतीब ढंग से एक पन्ना खोला और उसके शाश्वत संदेश में डूबने की कोशिश की। लेकिन इसका दिमाग एक हिस्सा इस बात से बहुत आहत था कि आखिर वो कर क्या रहा है। हाउ कुड माली कि जो वो कर क्या रहा है, और जो माली है वो मेरी अनुमति के बिना आखिर मेरा नाम कैसे छाप सकता है? इस बात से जगन को बड़ा ही एतराज़ हुआ। पर बेचारे लड़के को शायद पूरी उम्मीद थी कि वो उसका पिता उसका समर्थन करेगा, क्या करेगा, उसका सपोर्ट करेगा, और उसको उम्मीद थी इस बात की। और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना, कुछ जघन्य भी नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर भी उसे कम से कम यह बताने का शिष्टाचार तो होना चाहिए था ना तो ग्रेस और नहीं माली, किसी ने मुझे नहीं बताया। शायद वो पूंजी मांगने के बजाय उसे इस बारे में बताने के लिए उसके पूजा कक्ष के आसपास घूम रहे थे और उन्हें शायद बताने का मौका नहीं मिला, इसलिए भी उसने खुद को ही दोषी ठहराया। कितना बढ़िया आदमी है देखो, है ना। अभी भी उनको खुद को दोषी ठहरा रहा है, उनको नहीं कह रहा कि वो वास्तव में पैसे मांगने के लिए मिल रहे हैं मेरे से। अमेरिकी सहयोगी जो भी था उसने अपनी कोचिंग पूरी तरह से की थी और नटराजन भी जो है असाधारण रूप से तत्पर साबित हुआ। शहर में जल्द ही माली की कंपनी के प्रॉस्पेक्टस की बाढ़ आ गई। मतलब इतने ज़्यादा पैम्पलेट छपवा लिए थे उसने। पहला प्रॉस्पेक्टस जगन के पास उसकी दुकान पर डाक से आया। ध्यान रखना, किससे आया? बाय पोस्ट। किससे आया था? बाय पोस्ट से आया था। और इसके बाद की बात करें, इसमें देश की संस्कृतियों, कमियों और राष्ट्रों के समुदायों में अपनी जगह बनाने की आवश्यकता और यह मशीन कैसे और समय को दूरी को कम करेगी और देश को इसकी खाई से बाहर निकालेगी, इस सब पर इसमें चर्चा की गई। फिर कई तथ्य और आंकड़े दिए गए। जगन ने एक बात नोट की कि मेम्पी हिल्स के जंगल मशीन के कुछ हिस्से के लिए आवश्यक नरम लकड़ी प्रदान करेंगे और इसे बहुत कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। फिर उन्होंने उत्पादन, विपणन और स्थान को विवरण दिए। जगन को अब एहसास हुआ कि केरोसिन एजेंट का बेटा वास्तव में पूरे शो के पीछे का आर्थिक दिमाग था, कि वही करवा रहा है ये सारी चीज़ें। जीन्स और धारीदार शर्ट पहने एक युवा लड़का जो स्कूटर चलाता था और मालिक को अपने पीछे की सीट पर बिठा लेता था। दिख रहा है? पिलियन मतलब पीछे सीट, बैक सीट। बहुत ही जल्दी दोनों ने स्कूटर छोड़ दिया और एक पुरानी कार में घूमते नजर आए। मतलब कार खरीद ली। ग्रेस ने एक सुबह जगन को बताया कि कंपनी ने अब एक कार से शुरुआत की है। हालांकि यह पुरानी है लेकिन यह उपयोगी तो है। आजकल व्यापार के सिलसिले में हमको कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है भाई, बहुत घूमना पड़ता है। तो वो कहता है, कौन सी कार है ये हरे रंग की कार है क्या? देखो अब कार का रंग देख लेना, हरा। जगन ने कहा, बहुत ही विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली कहने की इच्छा से कहा, और यह पूछना नहीं चाहा उसने कि इसकी कीमत क्या है, इसे उसने कितने में खरीदा है, किससे खरीदा है, बाहर में गया, वो सब चीज़ें जगन ने दिमाग नहीं लगाया इन सब चीज़ों पर। लेकिन देखो ग्रेस ने रिप्लाई कर दिया, यह सुंदर है ना। और जगन देवताओं के समक्ष ध्यान में डूब गया कि मरने तो हमें क्या करना है यार, ये तो आजकल की औलाद ही बेकार है। और तब तक ध्यान में रहा जब तक कि दहलीज से वो दूर ना चली गई हो। उसने उसे घर के सामने वाले हिस्से में माली से बात करते हुए नहीं सुना। बड़ी समस्या की बात है ये तो। गांधी ने मुझे शांतिपूर्वक
जीवन जीने के तरीके सिखा दिए भाई, और इसी तरह मैं उनकी मांग पूरी करने जा रहा हूँ। ये दोनों मुझे हर तरह की चीज़ों में उलझाने पर तुले हुए हैं, उन्होंने कहा। वो अपने बेटे की योजना से हैरान थे बहुत ज़्यादा, और उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते थे। उन्हें पता था कि उन पर पैसे देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वह पूरे मामले को अनदेखा करके स्थिति का सामना करने जा रहे थे। एक तरह का अहिंसक सहयोग, जैसे कि गांधी जी ने सिखाया था ना, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी सिखाया था उन्होंने, नई नई चीज़ सिखाई थी। असहयोग आंदोलन भी सिखाया था गांधी जी ने, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो सिखाया था। लेकिन उसने अपना घरेलू जीवन बिल्कुल कष्टप्रद, कैसा, इरक्षम, दिख रहा है इरक्षम, बिल्कुल ऐसा पाया जैसे बहुत कष्ट में है मेरा। वह उस शांत आनंद को खो चुका था जो उसे हर बार मूर्ति के कोने में मुड़ने पर मिलता था। जब वह पुराने घर के पास जा पहुंचा तो उसे घबराहट महसूस हुई। जब ग्रेस ने दरवाज़ा खोला तो उसकी उम्मीद भरी निगाहें और माली की महत्वपूर्ण तिरछी निगाहें उसे परेशान कर रही थी। उसे एक मौन तनाव के बढ़ने का एहसास था। जब वह दरवाजे की चाबी घुमाता तो उसे खुशी होती, क्योंकि उस समय वे दोनों बाहर होते थे। ग्रेस खरीदारी कर रही होती थी और माली अपने स्थानीय सहयोगियों के साथ अपनी हरी कार में होता था। जगन ने सोचा, भगवान का शुक्र है। किसके लिए? हरी कार के लिए। देख रहे हो, धन्यवाद दे रहा है भगवान का। किसके लिए? कार के लिए। जब वह अंदर होता, अगर वह उन्हें सामने का दरवाज़ा खोलते हुए सुनता तो वह घर के पीछे के आंगन में दूर चला जाता, या कभी कभी खुद को नहाने की झोंपड़ी में बंद कर लेता। तो दोस्तों देखो, एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पर। वो और चैनलों की तरह टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, कि एक ही जो काम 10 घंटे में हो सकता है उसी काम को इंग्लिश भी बोल के, हिंदी भी बोल के, सिली सिली शब्दों को बोलकर टाइम पर बर्बाद करके आपका टाइम खराब किया जाए। देखो, विद्यार्थी जीवन में एक ही चीज़ की कीमत होती है, वो है समय। क्योंकि 10 घंटे में आप पढ़कर अगर बाकी के 10 घंटे इसको रिवीजन करने में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो आप बस इसके ट्रांसलेशंस को ध्यान दीजिए, उनके क्वेश्चन जो हम बीच बीच में डिस्कस कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, और हम इसी तरह से इसी गति से आगे के सारे वर्क्स को भी कर लेंगे जो भी फर्स्ट ग्रेड में हमारे कभी लगे हुए हैं। हमारा टारगेट पहले उन्हीं को पूरा करना है। जगन फेल्ट कॉर्नर्ड, और जगन ने बिल्कुल अपने आप को कैसा महसूस किया कि वो तो फंस गया है मामला, है ना। और अगर उसने 1 मिनट पहले अपना ऊपरी कपड़ा उठाया होता तो वह अब तक सड़क पर पहुंच जाता होता। ऊपरी कपड़ा कौन दोस्तों? जिब्बा, ये धोती। तो लूज जिब्बा है टाइट जिब्बा? तो लूज जिब्बा। मतलब उसने अगर 1 मिनट पहले पहन लिया होता ना कपड़ा तो अब तक निकल जाता और फालतू की आफत में नहीं पड़ता वो। ग्रेस ने उसकी हरकतों का अध्ययन किया था और उसे रोकने का समय भी उसको पता था सही बिल्कुल, क्या समय पर उसको आता है, कौन से समय पर जाता है। उसने आने जाने की चालबाजी से 2 सप्ताह तक इस मुठभेड़ को टाल लिया। मतलब चुपचाप आता, चुपचाप निकल जाता। किससे? इसकी पैंतरेबाजी, वो चालबाजी उसने लगाई थी अराइवल की और डिपार्चर की। अब लेकिन उसको लगा कि वो क्या हो गया है, अब तो फंस गया भाई, अब नहीं बच सकता वो, है ना। वो ये कहना चाहता था कि इन सवालों को पुरुषों के लिए छोड़ दो, दूर रहो तुम तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। आउटर मंगोलिया, दोस्तों क्या वर्ड किसके, अब आपसे पूछा जाएगा कि आउटर मंगोलिया वर्ड द वेंडर ऑफ स्वीट्स में किसके लिए यूज़ हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसने किया है। पहली बात तो किया जगन ने है, और किसके लिए किया है? ग्रेस के लिए किया है। कि आउटर मंगोलिया या फिर कहीं और की हो, तुम भगवान जाने कहाँ की हो, तुम इस मामले से दूर हट जाओ, ये पुरुषों का मामला है, इसको पुरुष ही आपस में निपट लेंगे, तुम्हें इसमें बीच में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं, और वो उससे कहना चाहता है कि इसको हटा दो, ये सब बिल्कुल हास्यास्पद है। उसने अपने कटे हुए बालों में पिन से एक फूल लगाया था। किसने? ग्रेस ने। और वह उससे कहना चाहता था कि उस फूल को हटा दो, ये बहुत ही मतलब रेडिक्यूलस लग रहा है, बिल्कुल फर्जी लग रही है, तो 1 नंबर की देखने में, हटा दे इसे, तू ज़्यादा नई नवेली बन रही है जो आजकल दुल्हन, ये लगा के बालों में गजरा फजरा, इसको निकाल दे, बहुत ही फर्जी लग रही है। तो उसने कहा उसको भाई ठीक है, और बस उसने मेरली, देखो ये डिग्री बता रहा दोस्तों, मेरली है ना, केवल, कि उसने केवल रिमार्क, टिप्पणी करी इस बात को। आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन वगैरह पढ़े होंगे जिसमें पता होगा आपने मेयरली का अर्थ क्या होता है, कि उसने केवल टिप्पणी करी, आई सी दैट यू हैव जैस्मिन इन योर हेयर दिस मॉर्निंग, मुझे पता है कि मैंने देखा है आज सुबह तुमने बालों में क्या लगाई थी, चमेली का तेल लगाया था। भाई मुझे पता है इस बात को। इट इज़ अ फ्राइडे, ये तो शुक्रवार है, इसलिए मैंने हिंदू पत्नी के रूप में कर्तव्यों को याद रखा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर कि क्या कह रही है वो, कि भाई शुक्रवार है इसलिए मैंने याद रखा है, एक हिंदू वाइफ हुआ फिर मैं, है ना।
और इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें सजाई हैं अपने आप को। मैंने घर की चौखटें भी धोई हैं, सफ़ेद आटे से दहलीज को भी सजाया है। दिख रहा है थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है दहलीज। ये भाई दहलीज को भी सजाया है। मैं इसे लेने के लिए कल एक दुकान पर गई थी। देखो मैंने क्या क्या किया है पिताजी। लेकिन वो इतना जिद्दी है कि उसे खुश होकर कि उसके पीछे पीछे आना पड़ा। उसने ज़मीन पर एक पुष्प डिज़ाइन की ओर इशारा किया और रोते हुए कहा, क्या अब आपको विश्वास नहीं होता कि मैं अपने पिछले जन्म में हिंदू हो सकती थी? मैं नीचे झुककर फर्श पर डिज़ाइन बना सकती हूँ, जैसा कि मैं बहुत से अन्य लोगों को करते हुए देखती हूँ। लिख रहा है ना, लॉट्स ऑफ अदर डू, जैसा कि अन्य लोग करते हैं। जगन वॉन्टेड टू से, जगन कहना चाहता था, एक रूढ़िवादी हिंदू महिला कभी भी अपने बाल इस तरह से नहीं कटवाएगी जैसे तुमने कटवा रखे हैं। लेकिन वास्तव में उसने कहा कि बहुत समय हो गया है ग्रेस, जब इस समय में किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको कैसे पता लगेगा इन सब चीज़ों के बारे में कि जो शुक्रवार होता है वो शुभ दिन होता है, ऑस्पिशियस डे होता है। ये तो बोल रहा है वो, तुम्हें कैसे पता लगेगा इस चीज़ के बारे में कि शुक्रवार कैसा दिन है, एक शुभ दिन है। तो उन्होंने कहा, मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जैसे ही जगन वहाँ से खिसकने के बारे में सोच रहा था, एक खिड़की खुली। माली ने बाहर झाँका और आदेश दिया, पिताजी 1 मिनट के लिए अंदर आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। जगन को लगा कि ग्रेस उसको जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने उस पर आरोप लगाते हुए गुस्से से देखा, लेकिन उसने केवल इतना कहा मानो वे राष्ट्रपति के साक्षात्कार में मौजूद सहायक हो। ज़रूर, अंदर आइए, यह संकेत देते हुए उसने बुलाया उसको, और उसने अपने आप को बड़ा सम्मानित भी महसूस किया। वो बोलता है ऐसे बड़बड़ाते हुए, बेटा मुझे दुकान जाना है ही, मुझे दुकान खोलनी है। और ऐसा कहते हुए वो जगन अंदर चला गया। माली अपनी मेज पर था और उसने आगंतुक की कुर्सी की ओर उंगली उठाई। जगन ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे दुकान खोलनी है बेटा। माली ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सिरे से खारिज। क्या तुमने इस पर विचार किया है क्या? अब जगन का फिर दिमाग खराब कि यार ये आदमी नहीं सुधरेगा, ये पैसे मांगे बिना मानेगा नहीं। तो जगन ने कहा, क्या? जगन ने पूछा, विचलित दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह जानता था कि वैसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ग्रेस चुपके से पीछे से आ रही है। जैसे ही अपने जाल को पूरा करने के लिए एक पिंसर मूवमेंट में उसने उसको जकड़ लिया। अब देखो इसमें लिख रहा होगा, आपको साफ दिख रहा है, देखो, टू सेपरेट बॉडीज ट्रूपिंग अल्टरनेटिव लिख रहा है। क्या लिख रहा है ये? देखिए दोस्तों, सिंपल शब्दों में मैं आपको पिंसर मूवमेंट का मतलब समझा देता हूँ कि सैनिकों का 2 अलग अलग समूह जब किसी एक दुश्मन पर एकत्रित हो जाते हैं, तो वो जो घटना है, देखो वैसे इसमें लिख भी रहा है ट्रूपिंग। ट्रूपिंग का मतलब तो वैसे भी सैनिक होता ही है कि जब सैनिक 2 समूह किसी एक दुश्मन पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हराने की कोशिश करते हैं, तो वही पिंसर मूवमेंट लगता है। और इसमें वो 2 सैनिक कौन हो गए? एक तो हो गया जगन भाई साहब, वो एक तो हो गया माली भाई साहब, और एक हो गई ग्रेस मैडम। उसके बाद माली ने टोस्ड यानी फेंका उसकी ओर एक प्रोस्पेक्टस। किसकी ओर? जगन की ओर की। उसने उसकी ओर एक प्रोस्पेक्टस फेंका। मैंने तुम्हें एक मेल किया था, क्या तुम्हें वह मिला या नहीं मिला? जगन ने न तो हाँ कहा और नहीं ना कहा। दोनों ही कथनों में खतरा दिखाई दिया उसको, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से भटक गया। आगे कह रहा है कि नटराज है मैनेज्ड। तो भाई क्या कह रहा है कि नटराज ने अपने प्रेस में इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर लिया, जबकि मेरी खुद की किताब में तो इतने साल हो गए। अछूती है वो तो आज भी, उसको तो कभी उसने शुरू भी नहीं करा और इसका काम 3 दिन में ख़त्म कर दिया। माली ने कौन सा ऐसा उसको आकर्षण दिखा दिया? जब वह उस विचार पर विचार कर रहा था तो माली ने अचानक कहा, तुम इसे देखने की परवाह नहीं करते? जगन को डर था कि मधुर स्वभाव का मौसम खत्म होने वाला है, इसलिए उसमें नरमी से कहा, क्या ना, स्वीट टेम्पर, बिल्कुल नरम स्वभाव से उसने कहा, तो मैंने आपको समझाने में 30 मिनट से अधिक समय दिया है। मैंने पूछा कि क्या आपका नाम छाप सकता हूँ, और क्या आपने यह कहा कि नहीं, हाँ, कुछ आगे बढ़ो, कुछ तो कहा होगा, आपने कुछ नहीं कहा। जगन ने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया कि यार कौन सा दिन था यार वो, मेरे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मित्र में याद करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होता था कि माली का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। ग्रेस ने लक्षण देखे और आगे बढ़कर कहा, पहले ही दिन जब उसने अपनी योजना बताई थी
ओ हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, जगन ने कहा हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया। और उसे एहसास हुआ कि वह कभी पहले भी कुछ भी कह सकता था। उसने धीरे से कहा हाँ, लेकिन मुझे स्वाभाविक रूप से लगा कि आप प्रेस में जाने से पहले मुझे फिर से बताएंगे। किससे कह रहा है? माली से, कि भाई हो सकता है मुझे लगा कि तू बोलेगा मेरे को भाई दोबारा, तू नहीं जानता इस बात को। तो वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता सचमुच भाई आपका क्या मतलब है। आप उम्मीद करते हैं कि हर बात 10 बार बोलूँ मैं आपको? कोई आश्चर्य नहीं है इसमें कि एक देश में कोई भी काम भाई एक ढंग से नहीं होता। कोई आश्चर्य नहीं है इस बात में। रामायण और भार्गव की जो विरासत को याद करते हुए जगन ने कहा, आप हर चीज़ के लिए देश को क्यों दोष देते हो भाई माली जी? ओ माली, कि तू हर बात के लिए इस देश को ही क्यों दोष देता है? तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये 4 करोड़ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल याद रखनी है कौन सा फिगर इसमें दिया गया है, 400 मिलियंस, 4 करोड़ लोग। जगन ने उनको बताया उन सभी तकलीफ़ों के बारे में, कष्टों के बारे में जो उनको आज़ादी के लिए झेलनी पड़ी थी, है ना। और गीता और उसने रामायण महाभारत का उसमें मेंशन भी किया था। क्या बोल रहा है कि तू पैदा नहीं हुआ था कि उन दिनों में है, तू कोई अलग से पैदा हुआ है क्या? तो माली ने बिल्कुल एक ऐसा जेस्चर दिखाया, एक ऐसा भाव दिखाया, किसका? डेस्पेयर का, निराशा का भाव दिखाया। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं अपना काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमने 2 लंबे सत्र लिए हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और अब ग्रेस ने भी बीच में कहा, पिताजी यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मुझे यकीन है कि माली उसका उत्तर देने में प्रसन्न होगा। आप पूछ के तो देखिए, मना थोड़ी कर रहा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पर आप पूछ ही नहीं रहे हो। तो जगन ने महसूस किया एक लाइक ए मैन, एक आदमी की तरह, है ना, कि भाई जगन को लगा कि जो कुछ ही वो कहेगा उसे उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए तू चुप रहेगा जगन, तो ये ठीक रहेगा। और निकल जाए ऐसे बात कह के कि भैया मुझे तो दुकान खोलनी है, क्योंकि तू जो भी अटर, जो भी स्पीक तू कर, जो भी बोलेगा, जो भी तू बोलेगा वो सब बातें तेरी उल्टी पड़ेंगी। तो क्यों बोलना है ऐसा काम जिसमें अपनी बात उल्टी पड़ जाए? तो इसलिए बोले मत कुछ भी, चुपचाप ऐसे निकल ले। माली ने कहा, हमें शुरुआत करनी होगी पिताजी, बात तो करनी होगी। हमारे सहयोगी आखिर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। मैंने आपको हमारी भागीदारी का आधार बता दिया है, $50,000। इसकी बराबरी चाहे जो भी हो, यह एक चौंका देने वाली रकम है यार, मजाक थोड़ी है। स्टैगरिंग सम दिख रहा है ना, कोई मजाक है क्या? मैं एक गरीब आदमी हूँ, ऐसा कह के जगन ने विलाप किया। और माली के चेहरे पर आश्चर्य और ग्रेस के सामने उसके द्वारा पैदा की गई शर्मिंदगी को तुरंत नोटिस किया कि यार कितनी बड़ी बेइज्जती होगी ग्रेस के सामने इसकी। ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बुरा शब्द बोल दिया हो। यह देखकर जगन ने कहा, गांधी जी हमें गरीबी की वकालत करते थे हमेशा, अमीरी की नहीं करते थे। और तू जो पैसा पैसा कर रहा है, क्यों पैसे पे तू मर रहा है? तो वो कह रहा है गांधी जी की तरह जियो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एंड येट यू अर्न योर ₹1,000 a day। वो बोल रहा है ना, 1,000 रुपये कमा रहे हो तुम पर डे, जा खा रहा है वो पैसा। अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस चलाना तो आप चला लो ना, ये लो आप संभाल लो, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि आप मत संभालो। आप मुझसे ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। मेरे पास मिठाई बेचने वाले से बेहतर योजना है और आप मुझसे कहते हो कि भाई तू मिठाई दुकान चला ले। भाई जगन कह रहा है ना यहाँ पर कि भाई एक काम कर, तू बिजनेस चला ले मेरा। तो कह रहा है यार पिताजी मेरे बस का नहीं है तुम्हारे मिठाई विठाई वाला काम, तुम ही करो उसको। तो जगन ने जो है डिड नॉट वेट एनी मोर, ही पुश्ड हिज चेयर बैक। तो जगन ने उसकी बात पर कोई इतना खास ध्यान फिर दिया नहीं। आगे कहता है, जगन डिड नॉट वेट टू हियर मोर। जगन ने और ज़्यादा आगे बात सुनने का इंतज़ार नहीं किया। उसने कुर्सी को बहुत धीरे से और अधिक धीरे से धकेला। 1 सेकंड के लिए रुककर बाकी 2 के चेहरों का अध्ययन किया। एक बार उसने ग्रेस की आंखों में मुस्कान देखी, वो बिल्कुल भाव शून्य थी, इम्पैसिव, शून्य भाव था उसका। शी ए गुड गर्ल और अनलिट विद ए स्माइल। क्या वो एक अच्छी लड़की है, हैं? जो अनलिट का मतलब वो उजाला नहीं है, उसमें आंखों में बिल्कुल चमक नहीं है, शून्य भाव तो है ही है। इज शी ए गुड गर्ल और बैड वन? वो अच्छी लड़की है बुरी लड़की है? जगन आस्क विद इन हरसेल्फ। जगन ने अपने आप से पूछा। और आई विश आई कुड डिसाइड, काश मैं क्या कर सकता था, निश्चय कर देता। माली वॉज बिटिंग हिज टम्बल एंड किकिंग द फूड रेस्ट बिलो द टेबल। तो जगन ने जब पैसा देने के लिए मना की तो माली को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे काटने लगा, अपने जो नाखून है उसको ऐसे किक करने लगा, उसके पैरों में लग जाए, उसको इतना गुस्सा आने लग गया। कहते हैं ना कुछ लोग दीवार में अपना सिर दे मारते हैं गुस्से में, तो माली भी वैसा ही करने लगा। और जगन डिड नॉट हैव टू द करेज टू स्टे एंड फेस हिम। जगन का हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको रोके, उसको फेस करे। वो इसलिए चुपचाप सीधा वहाँ से निकलने की सोच रहा था।
बिना एक और शब्द कहे उसने अपना ऊपरी कपड़ा हुक से उतारा और एक पल भी कमरे में नहीं रुका और सीधा बाहर निकल गया वहाँ से। जब वो उस पुलिया के पास से गुजरा तो वो आवारा व्यक्ति बोला, हे मेरे मालिक, आजकल आप मेरी ओर देखती भी नहीं हो, क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तो बोलता है कि मैंने तुम्हें केवल 5 पैसे दिए हैं, उसे याद नहीं कि कब, लेकिन उसने निष्कर्ष निकाला कि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब आदमी हूँ। भाई जगन कह रहा है उस बात से, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब आदमी हूँ, तू क्या अमीर समझ रहा है मेरे को, डेली डेली मांगता रहता है पैसा? क्या तुम सोचते हो कि मेरे पास कभी ना खत्म होने वाला पैसा है? हैं बेशरम आदमी, जब देखे जब हाथ फैला देता है मेरे आगे, शर्म नहीं आती? बिल्कुल पैसा मांगता रहता है। तो उस आवारा आदमी ने कहा, क्या कहा देखो, कि मास्टर शुड नॉट से सच ए थिंग। मास्टर, ए मालिक, आप इस तरह की चीज़ें कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, मुझसे क्या शर्म की उम्मीद कर रहे हो? आप खुद अमीर हो रहे हो और फिर अपने आप को गरीब कह रहे हो। कम से कम यह व्यक्ति माली से बेहतर बोलता तो था, जो समान परिस्थितियों में उसे समान ही रखता था और एक अमीर पिता होने का दावा नहीं करता था भाई, है ना। वह दिन भर उदास रहा। 4:30 बजे तक जब चचेरा भाई रसोई में आया और बाहर आया तो उसे लगा कि जगन उसे भयानक सूचना देने की ताक में है। तौलिए से होठ पोंछते हुए वह स्टूल पर बैठ गया और बोला, आज चंद्रकला का स्वाद बिल्कुल लाजवाब है। दोस्तों, चंद्रकला एक मिठाई का नाम है और अगर इस दुकान की ख्याति शहर में आसमान छूने वाली होती तो उसकी वजह यही होती। कौन? चंद्रकला। दिख रहा ना, चंद्रकला स्वीट नेम है भाई ये। हमेशा की तरह चापलूसी ने मदद की। जगन की आंखों में के इर्द गिर्द कुछ जाल फैल गए, मतलब फंस गया, उसके बाद में एंट्रैप्ड हो गया। और उसने कहा, शुद्धता ही है भैया जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनेगा, प्योरिटी दैट इज इम्पोर्टेंट। किसने कहा? जगन ने कहा ये बात, प्योरिटी दैट इज इम्पोर्टेंट। कल मैं जल्दी आया और देखा कि तलने के लिए शुद्ध गाय का मक्खन पिघलाया गया था। मैं भैंस के मक्खन को हाथ नहीं लगाऊंगा, हालांकि ये सस्ता हो सकता है। गांधी भैंस के उत्पादों के विरोधी थे। मैंने एक रसोई को कोप्पल से, देखो जगह का नाम है कोप्पल से गाय का मक्खन लाने के लिए भेजा था। वह सुबह 5 बजे वापस आ गया, मतलब 5 बजे वापस आया है। इस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है और मैं इससे ज़्यादा उबालने का जोखिम नहीं ले सकता कि भाई माल उड़ जाएगा पूरा की पूरा, आधे से ज़्यादा तो है कि नहीं है, अगर ज़्यादा उसको उबाल देंगे तो। कि भाई आप ध्यान देते हो हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हो, एवरी डिटेल पर। मैं अक्सर आपसे पूछना चाहता था कि आपने व्यवसाय क्यों चुना? या तो कोई विशेष काम भी नहीं है ना, फिर आपने ऐसे क्यों सुना? अब देखो दोस्तों, जगन बताने जा रहा है कि उसने ये ध्यान को सुना। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जगन के पिताजी शायद मिठाई का बिजनेस नहीं किया करते थे। जगन ने खुद अपनी मेहनत से, अपने निर्णय से उसने ये मिठाई का बिजनेस चालू किया था। तो वो बता रहा है देखो कि जब वो कहाँ था, जिन दिनों ये क्या था, जेल में था, तो मुझे रसोई का काम दिया गया था और बाहर आने के बाद मुझे यह किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह अच्छा नहीं लगा। तो वह याद दिलाने वाले मूड में आ गया जिससे चचेरे भाई को राहत मिली। लेकिन दुकान की प्रतिष्ठा पूरी तरह से शिवरमन की वजह से है, वो उसका हेड कुक जो है, हेड कुक। लेकिन उनके बिना मैं नहीं जानता मैं कहाँ होता। मैं अपने तरीके से लोगों की सेवा करना चाहता था, खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध कराकर मैं अपनी सेवा देना चाहता था। एक बेहतरीन आदर्श, चचेरे भाई ने कहा, जानबूझकर यह याद दिलाने से बचते हुए कि गरीब बच्चे ही वे लोग हैं जो मिठाई खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते बेचारे। मन तो करता है लेकिन क्या नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो, है ना। उसने इसे दूसरे तरीके से कहा। वो कहता है कि अगर सामान शुद्ध होना है तो इसके लिए देखो, अगर मतलब सामान शुद्ध होना है तो सीधी सी बात है, प्राइस तो चुकानी ही पड़ेगी। प्योरिटी की डिमांड क्या रहेगी? प्राइस पैसे चुकाओ और खूब शुद्ध सामान खाओ। हाँ, ये बात भी सही है चचेरे भाई। फिर उसने ये बात कही। कुछ देर तक ये सोच में डूबा रहा और फिर घोषणा की, कल से हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी। मैंने इस बारे में अपना मन बना लिया है। कौन बोल रहा है? जगन। चचेरा भाई पूछता है, क्यों? जगन ने स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया। भाई मैं नहीं बता रहा था वो क्या मामला है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। उसने बस इतना ही कहा कि हम 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खाद्यान्न खरीदते हैं और हमारे कर्मचारियों का वेतन और किराया 100 रुपये के बराबर है। उसने अपनी धीमी आवाज़ धीमी की और उत्पादित सामान की कुल कमाई 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सच तो यह है कि उसने शुरू किया, लेकिन आखिरी समय में विस्तृत जानकारी देने में हिचकिचाहट हुई उसको, क्योंकि वह वास्तविक आंकड़े को नहीं बताना चाहता था। कटौती से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, यही तो बात है। मोर पीपल विल बेनिफिट बाय रिडक्शन। अगर हमने कटौती करी दामों में तो लोग क्या करेंगे? लोग मज़ा ले पाएंगे चीज़ का। कौन कह रहा है? जगन कह रहा है इस बात को। लेकिन आप तो चीनी के उपयोग के खिलाफ है ना। तो जगन ने इस विरोधाभास को समझने में समय लिया और फिर कहा,
भाई मुझे इसमें कोई संबंध नहीं दिखता। अगर दूसरे लोग मिठाई खाना चाहते तो खूब खाएं, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे नहीं खानी बस। तो उन्हें सबसे शुद्ध मिठाई खानी चाहिए, और खा भी रहे हैं चीनी की तो खाओ, लेकिन शुद्ध खाओ फिर, बस इतनी सी बात है। मैं खास तौर पर बच्चों और गरीबों लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, है ना, ये बोल रहा है वो इस बात को। चिल्ड्रंस, पुअर पीपल्स, आगे बोल रहा है व्हाट अबाउट योर शेयर, भाई तुम्हारा हिस्सा क्या होगा। दूसरे ने परीक्षा पूर्वक ऐसे कहा कि जैसे कोई इसकी टेस्टिंग कर रहा हो, है ना। तो वो क्या कहता है, जगन ने कहा मेरे पास पर्याप्त है, मेरे को टेंशन नहीं है। चचेरे भाई ने आगे स्पष्टीकरण मांगा, जैसे क्या है भाई ऐसा तुम्हारे पास। जगन ने कहा हर चीज़ के बारे में है, कोई टेंशन ना है। तो चचेरा भाई वास्तव में गंभीर हो गया, उदास हो गया। यदि आप व्यवसाय से सेवानिवृत्त होने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे यकीन है कि कोई इसे संभालने और चलाने के लिए तैयार होगा। ओ ये इतना आसान नहीं है, जगन ने कहा। तैयार होगा? मैंने आज सुबह माली को बताया और उसने कहा, और वो चुप रहा। उसे लगा कि उस दृश्य की याद उसे अभिभूत कर देगी, वह टूट सकता है, और सिंहासन पर बैठे बैठे आंसू दिखाना क्या होगा, बिल्कुल मूर्खता होगी। क्या होगा? आगे वो बोल रहा है इस बात को कि उसके मन में खुद की एक मानसिक तस्वीर थी, और वह माली और चीनी लड़की की मौजूदगी में एक फटेहाल याचिकाकर्ता की तरह खड़ा है, और जो अपने जीवन भर के व्यवसाय के लिए उपहास का पात्र बन रहा है। एक ऐसा व्यवसाय जिसने माली को अमेरिका जाने और वहाँ तरह तरह के काम करने के लिए पैसे मुहैया कराए थे। मिठाई का विक्रेता। वाकई जगन को पता चल गया कि चचेरा भाई और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, और उसने जल्दी से कहा, उसे मिठाई बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड इन वेंडिंग स्वीट्स। कजिन ने महसूस किया कि दिस वॉज द राइट टाइम टू द साउंड सिंपैथेटिक। अब ये सही समय है इसको सिंपैथी दिखाने का, कि वॉट बेटर इनकम कोड वन है, कि भाई जितनी इनकम अच्छी होगी उतना ही बेहतर काम होएगा। लेकिन आप देखिए सबके विचार अलग अलग हैं, डिफरेंट आइडियाज़ है सबके, है ना। तो वो बोलता है जगन कि भैया पैसा कुल मिला के कुछ ना है, पैसा है बुराई। जगन ने बार बार दोहराई जाने वाली भावना को व्यक्त करते हुए कहा, हम सभी इसके बिना भी तो खुश रह सकते हैं। अगर कोई गतिविधि स्वसमर्थित रूप से चलती है तो यह पर्याप्त है, पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैप्टन, उसने चिल्लाते हुए कहा, वे लड़के कौन हैं, क्या चाहते हैं वो लड़के, व्हाट डू दे वांट, क्या चाहते हैं, है ना। तो वो बोलता है मैं उन्हें भेज दूंगा सर, आप टेंशन ना लें। तो वो बोलता है, अरे नाना बुलाओ उनको, और उनको एक एक पैकेट दे दे मिठाई का, बेचारे खा लेंगे वो भी गरीब। तो उनके पास शायद पैसा नहीं होगा। तो वो क्या करता है, हु केयर्स, आखिर परवाह कौन करता है पैसे की, भाई वो बोला हुआ है उसका कजिन, भाई पैसा नहीं होगा उसके पास वगैरह, वो कोई दिक्कत नहीं, तू दे यार, तेरे को क्या करना है, तू देना पैसा, हो चाहे मत हो, मैं कह रहा हूँ ना। तो मैं देने का जोखिम उठा सकता हूँ बेटा। वह अपने सिंहासन से चिल्लाया, वह उन बच्चों को पाड़ दो। बच्चों को उनकी मिठाइयाँ मिली और वे आश्चर्यचकित होकर चले गए, बेचारे सरप्राइज हो गए, खुश हो गए बच्चे। आगे कह रहा है, अगर ये लड़के बाहर जाकर दूसरों को बताएंगे तो आप पर भीड़ हमला कर देगी और आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे फ्री के चक्कर में। जगन ने कहा, हम सब संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर, एक दो दिन में इतना बदलाव होने वाला है कि तेरी आंखें चौंधिया जाएंगी। चचेरा भाई डर गया कि पता नहीं एक फराड़ी आदमी क्या करेगा, और बोला, जल्दीबाजी मत करो जगन, मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर जाओ और पवित्र नदियों में स्नान करो। अगर तुम चाहो तो मैं दुकान संभाल लूँगा जब तक तुम बाहर हो, जब तक मैं तैयार हो जाऊँगा और तुम्हें बता दूँगा, है ना। द बॉय फ्रॉम द फ्रंट स्टॉल बॉय, तो ये कह रहा है कि जो फ्रंट स्टॉल बॉय था अब कांसे का जग लेकर आया। चचेरा भाई जो आमतौर पर इसी समय पर जाने का समय तय करता था, उठ गया और लेकिन गया नहीं। यह जानने के लिए उत्सुक था कि जगन नकदी स्वीकार करेगा या उसे फेंक देगा। जगन ने दराज को बाहर निकाला, सिक्कों के गिरने की आवाज़ को कम करने के लिए मुड़ा हुआ तौलिया फैलाया, चचेरे भाई की ओर देखा और कहा, आज रात और कल मुझे एकाग्रता के साथ बहुत काम करना होगा। मैंने चीज़ों को बहुत लंबे समय तक भटकने दिया है। चचेरे भाई चिंतित थे कि ये संकेत कहाँ ले जा रहे हैं। उन्होंने शांति दूत की तरह कहा, मैं माली से बात करूँगा, मुझे पता है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ, यहाँ तक कि उस लड़की से भी, वह बहुत भरोसेमंद है, जगन ने कहा, और आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, है ना। और दृढ़ता से कहा, लेकिन मेरी ओर से नहीं करोगे। क्या कह रहा है, बट नॉट एट माई बिहाफ, है ना, किसी भी साधन का इस्तेमाल करो, स्पीक टू हिम, बात करो भाई उससे जिस तरह से तुम चाहो, पर मेरी तरफ से नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और
इस तरह से एक एक चैप्टर पूरा करते हुए हम आगे चलेंगे। आप धैर्य बना के रखिए और कम समय में हम अच्छे से काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय। धन्यवाद।